लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे एविडेंस है जो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये इस बात को प्रूफ करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एकदम ठीक थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही थी ना कि जिसके अंदर उन्होंने ये बताया एल्फ्रेड वेगनर ने कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थी जो भी सेपरेट हो चुके हैं ये पहले एक ही थे, ठीक है। एक बड़ी सी बॉल थी और उसमें से वो सेपरेट हो गए, ठीक है। तो अब हम इसी बात को प्रूफ करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहला तरीका ये है प्रूफ करने का, वो ये कहता है द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जिक्सो फिट। अगर आपको जिक्सो पज़ल नहीं याद तो मैं आपको यहाँ फ़ोटो में दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से दिखते हैं जिक्सो पज़ल। तो जिक्सो पज़ल के अंदर जैसे कि आपने यहाँ फ़ोटो में देखा, आपको उसमें फिक्स करना होता है जो उसका करेक्ट पार्ट उसमें फिट हो रहा होता है, ठीक है। जैसे लाइक की एंड लॉक मैकेनिज्म, जैसे एक चाबी और ताला होता है, सेम ऐसे ही। तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न उनको देखने को मिला था एल्फ्रेड वेगनर को। कहाँ पर? अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की कोस्ट पे। कहने कि अगर हम यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं कि कैसे अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आपस में फ़िट हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये फ़िट तभी हो रहे हैं जब ये एक दूसरे से के साथ कभी ना कभी ये आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहीं से इसको तोड़ा गया था, टूटे हैं और ये अभी इसलिए हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको रीड करते। The shorelines of Africa and South America facing each other have remarkable and unmistakable match। तो वही लिखा है जो मैंने बताया कि जो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की जो शोर लाइन्स हैं, यानी कि जो कोस्ट लाइन्स हैं जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रही हैं, ये इनका जो मैच है अनमिस्टेकेबल है कि कोई गलती कर ही नहीं सकता, एकदम उसके अंदर फिट बैठ रहे हैं। और ये चीज़ किस इंसान ने नोट करी? ये चीज़ नोट करी बुलार्ड ने 1964 में एक मैप के अंदर, और उसने वो मैप कैसे बनाया था? कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ करके बनाया था, ठीक है। इस बात को यहाँ मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट अ मैप प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द अटलांटिक मार्जिन वॉज प्रेजेंटेड बाय बुलार्ड इन 1964। क्लियर है? आई होप तो आपको फर्स्ट एविडेंस क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट एविडेंस पे। नेक्स्ट एविडेंस जो है वो ये कहता है, उसका नाम है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस, यानी कि ओशियंस इतनी दूर दूर हैं, ठीक है। एक ओशन के अंदर जो रॉक पाई जा रही है वही सेम रॉक दूसरी ओशंस में भी पाई जा रही हैं। तो ऐसे कैसे? ठीक है, ऑब्वियसली एक चीज़ अगर मान लो, ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में एक चीज़ है वही सेम चीज़ आपके घर में भी है, तो आप बोलोगे तो क्या हो गया मैम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने भी वहीं से ख़रीदा होगा जहाँ से मैंने ख़रीदा, या फिर आज के डेट में तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉपी भी आ रही है चीज़ों की। बट यहाँ कॉपी की बात नहीं है कि फ़र्स्ट कॉपी ले ली मार्केट से, सेकेंड कॉपी ख़रीद ली। ये रॉक्स की बात कर रहे हैं। रॉक्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि माउंटेन्स को टूट के बनती हैं, ठीक है। जब माउंटेन्स की वेदरिंग होती है, टूटती हैं माउंटेन्स, तो रॉक्स बनते हैं उसमें से। और माउंटेन्स तो एक जैसे हर जगह प्रेजेंट नहीं है ना, तो फिर तो दैट क्लियरली शोज़ कि ये जो ओशंस के अक्रॉस जो रॉक्स आए हैं ये पानी के थ्रू आए हैं, और ये एक ही माउंटेन्स के हैं, ठीक है। बट ये पानी के बहाव से दूसरी जगह पे आ गए हैं रॉक्स, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं। The radiometric dating methods developed in the recent period have facilitating correlating the rock formation from different continents across the vast ocean. The belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those from Western Africa. तो पीछे जो था वो उसमें बस यही बताया है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स के थ्रू इस चीज़ का पता लगाया जाता है रॉक्स के बारे में, ठीक है। तो कहाँ कौन कौन सी जगह पे हमें सेम टाइप की रॉक्स मिली? कह रहे हैं द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स। इतनी पुरानी रॉक, कितनी 2000 मिलियन साल पुरानी रॉक्स ब्राज़ील कोस्ट पे जो थी वो बिल्कुल मैच कर रही थी जो वेस्टर्न अफ्रीका की कोस्ट पे उनको रॉक्स मिले उससे। द earliest marine deposit along the coastline of South America and Africa are of the Jurassic age।
और कह रहे हैं ये तब की बात है, ये कितनी पुरानी रॉक्स थी, ये रॉक्स थी जुरासिक एज के टाइम की। दिस सजेस्ट दैट ओशियन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम। और इससे क्लियरली पता चलता है कि जो ओशियंस थे ये जुरासिक एज के टाइम पे नहीं थे, जब डायनासोर्स वगैरह का एज था, जब डायनासोर्स प्रेजेंट थे अर्थ पे, उस टाइम पे ओशंस एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, सो आई होप आपको सेकेंड एविडेंस भी क्लियर हो गया होगा। ओके, द थर्ड एविडेंस जो हमें सपोर्ट करेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कि वो बिल्कुल सही थी, वो है टिलेट। ठीक है, अब टिलेट्स क्या होते हैं? तो टिलेट्स की मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके के टिलेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये टिलेट्स क्या चीज़ है नहीं समझ में आया देख के, तो चलो इसको देखते हैं। पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स आए आपको पता होगा, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ़ वाले माउंटेन्स, ठीक है, जो पूरे बर्फ़ के बने होते हैं। ओके, तो क्या है, अब जब सन की रेज आती हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशंस आएंगी, तो ग्लेशियर्स क्या आएंगे, मेल्ट होंगे। ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वहाँ से पानी आ रहा है ग्लेशियर्स का, और यहाँ पे क्या होएगी, नीचे सॉइल होगी। तो ग्लेशियर्स के साथ साथ क्या हो रहा है, सॉइल नीचे नीचे आई जा रही है। अब यहाँ पे क्या होएगी, सॉइल अलग होएगी और यहाँ की सॉइल अलग होएगी। ठीक है, तो यहाँ की जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ के सॉइल के साथ आके रोल के मिल जाएंगे। दैट्स इट। तो ये जो बना 2-3 सॉइल के कॉम्बिनेशन से, इसको बोलते हैं टिलेट। तो जो आपने पीछे पिक्चर में देखा वो टिलेट था, वो क्या था, एक रॉक बनी हुई थी। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग जो ग्लेशियर्स के थ्रू जो सॉइल के पार्टिकल्स आए हैं अलग अलग जगह के, वो उसके साथ चिपक गए हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज टिलेट। तो ये टिलेट अब हमें प्रूफ करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बताने के लिए। ठीक है, सो टिलेट की डेफिनेशन देखते हैं। अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज़ टिलेट, ओके, पूछे जाने के लिए मैं आपको अभी बता देती हूँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊँगी। जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता जाएगा वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूँगी उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप उनको प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। अगर आपको उनके आंसर्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स कम टू टिलेट। टिलेट, इट इज़ द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपोजिट ऑफ ग्लेशियर्स। एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया कि टिलेट क्या है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जो किसकी वजह से बनती हैं, ग्लेशियर्स की वजह से बनती है। ठीक है, कि ग्लेशियर्स की वजह से जो भी रॉक्स के डिपॉजिट्स आते रहते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं और क्या बन जाएंगे, वो टिलेट्स बन जाएंगे। सब सोचने की बात है कि ये टिलेट कैसे प्रूफ कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। ओके, सो देखो, the Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere। यानी कि अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही कि हमारे पास पहले एक पेंजिया था जो एक बड़ा सा मास था, यानी कि जब कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, एक बड़ी सी बॉल थी, फिर वो टूटी 2 पार्ट्स में। एक ऊपर वाला पार्ट बना लोरेशिया, सेकेंड वाला पार्ट बना गोंडवाना सिस्टम। तो हम इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, गोंडवाना सिस्टम के अंदर इंडिया में कुछ सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो सेडिमेंट्स सदर्न हेमिस्फीयर के अलग अलग 6 डिफरेंट लैंड मासेस से आए हैं। कहाँ से आए हैं? ठीक है, और यही सेम चीज़ें जो गोंडवाना सिस्टम में पाई जाती है, यही सेम चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, अफ्रीका, फैकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, और इन सारी जगहों पे क्या देखने को मिलेगा, इनके बेस में नीचे की तरफ थिक टिलेट्स देखने को मिलेंगे जो क्लियरली क्या बताते हैं, शो करते हैं कि ड्रिफ्टिंग हुई है कॉन्टिनेंट्स की। ड्रिफ्टिंग इन द सेंस कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से हिल गए हैं, पहले वो एक ही जगह पर थे। आई होप आपको टिलेट क्लियर हो गया होगा। ओके, द फोर्थ एविडेंस जो हमें बताएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वो है प्लेसर डिपॉजिट्स। तो प्लेसर डिपॉजिट्स क्या है, अगेन इसको भी समझते हैं पिक्चर के थ्रू। प्लेसर डिपॉजिट नाम से ही समझ में आ रहा है, जब मिनरल्स अपने सरफेस पर पाए जाते हैं,
यानी कि जब मिनरल्स को, जैसे आपको पता होगा मिनरल्स काफ़ी ज़मीन के नीचे होते हैं, ठीक है, उनको निकालने के लिए उनको खोदना पड़ता है ज़मीन को। तो प्लेसर डिपॉजिट का मतलब है जो मिनरल्स को निकालने के लिए ज़्यादा खोदना नहीं पड़े, वो सरफेस पे ही मिल जाए, तो उसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, की मिनरल प्लेस पर ही डिपॉजिट्स हैं। अभी भी क्लियर नहीं है तो इसको और अच्छे से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए कि ये एक ढलान है, ठीक है, स्लोप, यहाँ लिख रखा है स्लोप, दैट मीन्स ढलान, ठीक है। और यहाँ अंदर की तरफ क्या है, मिनरल्स हैं इधर। तो मिनरल्स देखिए ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं है, यानी कि इधर की तरफ नहीं है, काफ़ी ऊपर सरफेस के ऊपर है, हल्का सा खोदे और वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब सोचने की बात ये है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मिनरल्स तो इतने अंदर होते हैं तो वो इतने ऊपर तक कैसे आ गए। इतने ऊपर तक इस वजह से आ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, कि ऊपर की लेयर, मान लो कि ये लेयर यहाँ होनी चाहिए थी, वैसे जो स्लोप थी वो ये होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सॉइल इरोजन्स ये वाली लेयर हट गई, ठीक है, ड्यू टू वाटर रेनफॉल इतनी ज़्यादा हुई उसकी वजह से उड़ गई, हट निकल गई वहाँ से, या हवा बहुत तेज़ चली उसकी वजह से उड़ गई, एनी रीज़न ये वाली लेयर हट गई। तो ऑब्वियसली अब ये वैसे यहाँ होने, मिनरल्स यहाँ होने चाहिए थे, ठीक है, और स्लोप यहाँ होनी चाहिए थी, बट स्लोप यहाँ नहीं है, स्लोप अब शिफ्ट हो गई है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि मिनरल सरफेस के ऊपर तक हमें, मतलब ज़्यादा खोदने नहीं पड़ा, हमें ऊपर ऊपर मिल रहे हैं। इतना क्लियर है। अब देखते हैं ये क्या है, इनको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। यहाँ वेन्स के अंदर भी मिनरल्स मौजूद होते हैं, ओके। तो इसी को ही बोलते हैं हम प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ इसको लिखा भी है, जब मिनरल सरफेस पर मिल जाते हैं और ज़्यादा खोदना नहीं पड़ता, उससे प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। तो अब प्लेसर डिपॉजिट्स का क्या लेना देना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, उस चीज़ को समझते हैं। The occurrence of rich placer deposits of gold in Ghana coast and the absolute absence of source rock in the region is an amazing fact. यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेसर डिपॉजिट्स देखने को मिला है, कहाँ पे, घना कोस्ट में। किस चीज़ का प्लेसर डिपॉजिट, कौन सा मिनरल पाया जाएगा वहाँ पे, गोल्ड पाया जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मैम, ठीक है। इससे कैसे प्रूफ होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, कि मतलब कॉन्टिनेंट्स पहले सेम थे, एक ही जगह पे थे। इसको भी देखते हैं। तो यहाँ देखो, घना कोस्ट पे कह रहे हैं ये स्लोप पाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि स्लोप के ऊपर, ये जो स्लोप, मैंने आपको यहाँ पेंसिल वाली चीज़ को प्लीज़ भूल जाएं, जो स्केच पेन से हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो स्लोप है जहाँ पे मिनरल्स पाए जा रहे हैं सरफेस पे, वो पाए जा रहे हैं घना में, गोल्ड के मिनरल्स, गोल्ड पाया जा रहा है, ठीक है। बट जो उसकी वेन है, अक्सर क्या होता है, वेन्स एंड स्लोप एक साथ होना चाहिए, ठीक है। बट क्या है यहाँ पे, जो स्लोप है ये है घना में प्रेजेंट, लेकिन जो वेन है उसकी वो ब्राज़ील में है। तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि एक पार्ट अलग है और दूसरा पार्ट अलग है। ऐसा मान लो कि हमारे फेस कहीं और है और बाकी की बॉडी कोई और कहीं और है, नेक से, है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, दोनों एक ही जगह प्रेजेंट होने ज़रूरी है। तो सेम ऐसे ही इसका मतलब कि जो घना और जो ब्राज़ील है ये पहले एक ही साथ थे, ठीक है, लेकिन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो अलग हो गए हैं। दैट्स वाई जो गोल्ड है उसकी जो स्लोप है वो घना में रह गई और जो वेन है वो ब्राज़ील में आ गई। सो दैट क्लियरली शोज़ कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट हुए हैं। तो आपको कितने सारे यहाँ पे सबूत मिल रहे हैं जो शो कर रहे हैं कि सचमुच में हमारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक बड़ी बॉल टाइप थे, सब जुड़े हुए थे, लेकिन अब सब अलग अलग हो गए हैं जो हम देखते हैं अपने मैप्स में। ओके, तो इसके बाद आता है हमारी लास्ट एविडेंस पे। लास्ट एविडेंस पर आने से पहले एक बार प्लेसर डिपॉजिट्स को रीड कर लेते हैं ताकि आपको अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो इसको फटाफट से देखते हैं।
The occurrence of rich placer deposits of gold in the Ghana coast and the absolute absence of the source rock. Absence तो आपको पता है कि प्रेजेंट नहीं होना वहाँ पे. सोर्स रॉक आप मान सकते हैं वेन्स, ठीक है, जो मैंने पिक्चर में वेन्स दिखाई हैं. कह रहे हैं कि घाना कोस्ट में आपको प्लेसर डिपॉजिट्स मिल जाएंगे गोल्ड के, लेकिन सोर्स रॉक जो थी वहाँ पे एब्सेंट थी. तो ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है. तो उसकी वेन सोर्स रॉक कहाँ प्रेजेंट थी? द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राज़ील, वो तो प्रेजेंट थी ब्राज़ील में. एंड इट इज़ ऑब्वियस that the gold deposits of the Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay by side. और इससे क्लियरली प्रूफ होता है कि जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं ये हमें ब्राज़ील प्लेट्यू से मिलते हैं, ठीक है, उसकी वेन से आते हैं. एंड दैट मीन्स कभी ना कभी ये दोनों एक साथ होंगे, ब्राज़ील एंड घना कोस्ट. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू लास्ट एविडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स. व्हेन ओके फॉसिल्स आप समझते हैं. फॉसिल्स जब डेड रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के, जब उनको दफना देते हैं मिट्टी के अंदर, तो विद मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब वो मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं तो वो कौन सी फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं? फॉसिल्स बन जाते हैं, ठीक है. तो ऐसे फॉसिल्स पाए गए हैं कहाँ? अलग अलग जगहों पे, ठीक है. तो अब आप फिर से सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है मैम, फॉसिल्स वहाँ पाए गए हैं, इससे कैसे प्रूफ हो जाएगा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक साथ थे? तो चलो इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं. When identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water are found on either side of the marine barriers, a problem arises regarding for accounting such distribution. यहाँ पे कह रहे हैं जब हमें आइडेंटिकल मतलब सेम, जब सेम प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज़ क्या होती हैं, अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को रहने के लिए, चाहे वो लैंड पे रहना हो या फिर फ्रेश वाटर में रहना हो, ठीक है. अब इसमें क्या समय है हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो इसको देखते हैं. मान लेते हैं कि एक एनिमल है, ठीक है, ओके, ये रहा हमारा एनिमल आप कैसे भी बना लो, चलो ये रहा एनिमल, ठीक है. डोंट जज माई ड्राइंग एट दिस टाइम, ठीक है. तो ये एनिमल है हमारा, ये रहता है, हम मान लेते हैं इजी एग्जांपल के लिए इंडिया में, ठीक. अब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके जो यंग वंस होंगे वो भी इंडिया में ही पाए जाएंगे. अब ये थोड़ी ना इसके यंग वंस जाके हमें कनाडा में मिलेंगे, ऑब्वियसली नॉट, है ना, क्योंकि ये एनिमल यहीं पाया जाता है. आप कहोगे कि इसको कोई लेके तो जाने नहीं वाला कनाडा, ठीक है, कि चलो भाई तेरी आइल्स करा देते तो कनाडा चल, नहीं. तो एग्जैक्टली वही कह रहे हैं यहाँ पे कि इन केस अगर ये एनिमल कहीं और भी पाया जाएगा तो आप कहोगे कोई बात नहीं मैम, वो कहीं और पाया जा रहा है और तो हो सकता है उसने अपने आप को वहाँ अडेप्ट कर लिया. अच्छा, जैसे कि हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि एनिमल्स अपनी अडेप्टेशन में रहते हैं, वो अपने आप को अपने हैबिटेट में अडेप्ट कर लेते हैं. जैसे कि कैमल ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है डेजर्ट में, ठीक है. स्नेक्स बरोज़ में रहते हैं, पोलर बियर ठंडी जगह में रहते हैं. अब मैं पोलर बियर को ला के यहाँ दिल्ली में रख दूँ वो तो नहीं रह पाएगा ना. उसी तरीके से तो अगर मान लेते हैं कि पोलर बियर ने यहाँ पे आके जस्ट इन केस अडेप्ट कर भी लिया, ठीक है, तो आप कहोगे कि कोई बात नहीं मैम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर पोलर बियर दिल्ली में भी रहने लगे हो सकता है उसने अडेप्ट कर लिया हो. लेकिन अगर हम अडेप्टेशन वाली बात हटा दें तो सोचने की बात है फिर भी वो यहाँ आए कैसे. दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें साथ में जुड़ी हुई होंगी ना, जगह कभी ना कभी, तभी तो वो इतनी दूर से यहाँ आ गए, ठीक है. तो कुछ ऐसे ही फॉसिल्स पाए गए थे कुछ एनिमल्स के, ठीक है. आपकी बुक में सिर्फ 2 एनिमल्स के बारे में बात करी है, तो हम अभी उन्हीं के बारे में ही जानते हैं कि कौन से 2 एनिमल्स के फॉसिल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. और ये वो जगह हैं जो आसपास की हैं, ठीक है. दैट मीन्स ये जगह आसपास की हैं तो कभी ना कभी जुड़ी हुई होंगी,
ठीक, तो इसको समझते हैं रीड करके। द ऑब्जर्वेशंस दैट लेमूर्स अकर इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका लेड सम टू कंसिडर अ कॉन्टेजियस लैंड मास लेमूरिया लिंकिंग 3 लैंड मासेस। तो लेमूरिया का मतलब है ये 3 जगह जहाँ पे लेमूर्स पाए जाते हैं, लेमूर्स के फॉसिल्स। कह रहे हैं कि इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका जैसी जगह में आपको लेमूर्स के फॉसिल्स पाए जाएंगे, आपको दिखेंगे। तो लेमूर्स जादू से इंडिया में या मेडागास्कर या अफ्रीका में नहीं आए हैं, कभी ना कभी ये एक साथ थी, जगह जुड़ी हुई थी, तो ये एक साथ रहते थे। बट जब ये अलग हुई ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जैसे कि उसमें हमें बताया, तो कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए, इसलिए इनकी कुछ स्पीशीज़ अलग अलग जगह पे आ गई, इंडिया, मेडागास्कर में, और दैट्स वाई हमें तीनों जगह देखने को मिले। तो अगेन ये चीज़ प्रूव कर रही है कि जो कॉन्टिनेंट से ये पहले जुड़े हुए थे। एक और तरीके का रेप्टाइल है जिसके फॉसिल्स देखने को मिले हैं, मीजोसोरस। यस, ये डायनासोर्स की ही फैमिली से हैं। ये एक स्मॉल रेप्टाइल है, ठीक है। इसके स्केलेटन्स देखने को मिले हैं 2 जगह। इसको रीड कर लेते हैं। Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water. The skeletons of these are found only in 2 localities. इसके स्केलेटन 2 लोकेलिटीज़ में देखने को मिले। फर्स्ट, सर्दर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। सेकेंड, इरेवर फॉर्मेशंस ऑफ ब्राज़ील, यानी कि आम भाषा में कहें तो ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका में देखने को मिले। एंड ये दोनों लोकेलिटीज़ आज की डेट में 4800 किलोमीटर दूर है और इनके बीच में ओशंस भी हैं। दैट मीन्स ये आज की डेट में इतनी दूरी पे हैं, 4800 किलोमीटर की, पहले ये साथ में जुड़े हुए थे। तो इसके साथ हमारा एविडेंस का टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ।